निबंध शब्द वस्तुतः दो शब्दों के योग से बना है, नि और बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। तात्पर्य यह हुआ कि निबंध एक ऐसी विधा है जो विचारों के माध्यम से बंधी हुई होती है, जिसमें विचारों का ही प्रतिपादन किया जाता है, वह भी अत्यंत आत्मीयता और स्वाभाविक तरीके से। निबंध लेखन की परंपरा का सूत्रपात आधुनिक युग के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हिंदी निबंध की शुरुआत वस्तुतः आज की या आधुनिक काल की देन नहीं है, वस्तुतः संस्कृत में भी निबंध लिखने की परंपरा थी। भारतेंदु युग में हिंदी में एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में निबंध लिखने का सूत्रपात हुआ, जो युगीन प्रवृत्ति थी। सामाजिक सुधार और देश प्रेम उनके निबंधों के विषयों का एक मुख्य मुद्दा हुआ करता था। निबंध को जनजीवन के समीप लाने में भारतेंदु युग के रचनाकारों और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी बड़ा योगदान रहा है। निबंध क्या होता है, इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने, साहित्यकारों ने अपने अपने मंतव्य व्यक्त किए हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध का आकार सीमित होता है। विचारों का प्रतिपादन होने के कारण वह सीमित आकार ले लेता है और उसमें निजीपन होता है, आत्मीयता होती है, वह स्वच्छ और सजीव होता है। जब आत्मीयता के साथ हृदय के विचार, मस्तिष्क के विचार प्रकट होते हैं तो निश्चय ही उसमें स्वच्छता, सजीवता, उसका आकार सीमित और निजीपन होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वस्तुतः यह विचारों को व्यक्त करने की सर्वाधिक सशक्त विधा है, तो निश्चय ही यह गद्य की कसौटी है। इसी प्रकार से श्याम सुंदर दास ने निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया गया हो, विचारों का प्रतिपादन किया गया हो। अब इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है निबंध। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार, व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। यद्यपि निबंध लिखने का कोई निश्चित सूत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ विचारों के प्रतिपादन का कोई तरीका, कोई सूत्र, कोई निश्चित बना बनाया मार्ग है, ऐसा नहीं है। हम आत्मीयता के साथ अपने विचारों को सहृदयता के साथ क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निबंध या निबंधकर्ता उच्छृंखल हो जाए, वह व्यर्थ की चीज़ों को निबंध में सम्मिलित करे, ऐसा नहीं है। विचारों का क्रमबद्ध तरीके से प्रतिपादन करना ही निबंध विधा का उद्देश्य होता है। निबंध एक अच्छा श्रेष्ठ निबंध लिखने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसकी कसावट, प्रभावशाली भाषा और विषय की अनुकूलता का होना आवश्यक है। निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट, कोई भी व्यर्थ की बात या कोई भी निरर्थक शब्द का प्रयोग न किया गया हो। उद्धरणों की भाषा बदली न जाए। कभी कभी हाँ, अपने विचारों की पुष्टता के लिए, अपने विचारों को बल प्रदान करने के लिए किसी अन्य विद्वान का उद्धरण या उसकी पंक्तियाँ वैसे की वैसे ले सकते हैं, प्रायः ली भी जाती हैं, लेकिन प्रयास यह रहे कि भाषा अपनी ही रहे जिसमें हम निबंध लिख रहे हैं। फिर निबंध का अर्थ है भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। एक भी वाक्य, एक भी शब्द व्यर्थ का प्रयोग न किया जाए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग भी किया जाए। भाषा में जिस प्रकार से विराम चिन्ह, रुकावट आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका समुचित और यथास्थान प्रयोग होना आवश्यक है। विचार बिखरे हुए न हो। यह बात हमने पहले ही कही कि विचारों में क्रमबद्धता, सिलसिलेवार विचारों का प्रतिपादन करना, चयनित विषय पर चिंतन मनन करें, ऐसे ही लिखना
शुरू न करें। पहले चिंतन मनन कर लें, सोच लें, पूरी रूपरेखा तैयार कर लें, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें। विचारों में क्रमबद्धता हो, विचारों में संतुलन हो, अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौड़ बातों को कम महत्व देना चाहिए। निबंध में विचारों का प्रतिपादन स्पष्ट होना चाहिए। यह रही निबंध की विशेषताएं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर हम लोगों ने विचार किया। निबंध निष्कर्षतः क्या होता है, साहित्य कोश में इसकी परिभाषा दी गई। लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। अपने विचारों का प्रतिपादन लेखक इसीलिए करता है कि उसके विचारों को अन्य लोग सुने, समझें, पढ़ें और कुछ सीखें। उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा। अभिव्यक्ति जितनी सीधी, सरल और स्पष्ट होगी, पाठक उतना ही अधिक उससे प्रभावित होने वाला है। इसी आत्मीयता के फलस्वरूप निबंध लेखक पाठकों को अपने पांडित्य से, अपनी विद्वता से अभिभूत नहीं करना चाहता। इस प्रकार निबंध के दो गुण होते हैं। एक तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तित्व का तात्पर्य हमारा चिंतन। हम जैसा चिंतन कर रहे होते हैं, हमारी सोच जैसी होती है, उसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम कैसे हैं, हमारे विचारों के द्वारा जाना जा सकता है। और विचारों का प्रतिपादन निबंध में सहजता से किया जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि निबंध स्पष्टतः व्यक्तित्व की एक प्रस्तुति होते हैं, अभिव्यक्ति होते हैं। सहभागिता का आत्मीय और अनौपचारिक स्तर तमाम तरह की नियम नहीं बनाते हैं। जो हृदय में विचार आ रहे हैं उनको सहज और स्वाभाविक ढंग से आत्मीयता के साथ प्रकट करते रहते हैं। इस तरह से निबंध के यह दो विशेष गुण परिलक्षित हुए, स्पष्ट हुए। निबंध का आकार कैसा हो, कितना बड़ा निबंध लिखा जाए। अभी इसके पहले हमने कहा कि निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति में कहीं कुछ व्यर्थ की बात या व्यर्थ के शब्दों, वाक्यों आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बीच में क्या हो, अंत किस प्रकार से किया जाए, ऐसे किसी निर्देश और नियम को मानने के लिए निबंधकार बाध्य नहीं होता है। कैसे किया जाए, इसकी कोई परिभाषा या कोई निश्चित तरीका नहीं है। किसी नियम को मानने के लिए एक निबंधकार बाध्य नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निबंध एक उच्छृंखल रचना है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है। विचारों की क्रमबद्धता, विचारों की स्पष्टता, संक्षिप्तता, यही सब उसकी विशेषताएं होती है। निबंधकार अपनी प्रेरणा और विषय वस्तु की संभावनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन और रचना का संगठन करता है। इस कारण निबंध शैली का एक विशेष महत्व है हिंदी साहित्य के जगत में। निबंध के अंग। एक श्रेष्ठ निबंध लिखने के लिए किन किन अंगों का या किन किन विषयों का, किन किन विषय बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। नंबर 1, शीर्षक। शीर्षक का तात्पर्य निबंध का नाम क्या हो सकता है। हम जिस विषय पर विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ शीर्षक चुने, उसका कुछ ऐसा नाम चुने, उसके लिए कुछ एक ऐसा नाम दे, एक संज्ञा दे, जिससे सारी की सारी बात उसमें समाहित हो जाए, वह स्पष्ट रहे, समझ में आने वाला हो और सारा का सारा जो हम उस निबंध में कहना चाह रहे हैं या जो हमने कहा है वह पूरी तरह से उसमें सन्निहित हो। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों को निबंध पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। और इसके बाद दूसरी बात होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक तरह से निबंध का मुखौटा होता है। यह जितना साफ, स्वच्छ और स्पष्ट होगा, निबंध निश्चय ही उतना अधिक प्रभावशाली सिद्ध होने वाला है। तो दूसरा विषय, दूसरा अंग उसकी प्रस्तावना है।
निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। हमने कहा यह मुखौटा होता है, निश्चय ही मुखौटा है। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि यह पहला बिंदु होता है। शीर्षक के बाद पाठक यहीं से शुरू करेगा निबंध को पढ़ना। अगर यह रुचिपूर्ण है, यह अगर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, तो निश्चय ही पाठक उसको बड़ी रुचि के साथ और आत्मीयता के साथ पढ़ेगा। आकर्षक होना चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। सारी बातें आ भी जाएं, हम किस पर बात करने जा रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि पाठक पढ़ते पढ़ते ऊब जाए। भूमिका इस प्रकार की हो जो कि विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, उसका एक परिचय प्रस्तुत कर सके। तो निबंध के यह दो तत्व हुए। तीसरा, विस्तार। यह मध्य का बिंदु होता है। वहां प्रस्तावना के साथ हमने एक परिचय प्रस्तुत किया, इसके बाद अब विचारों की क्रमबद्धता के साथ अभिव्यक्ति, जिसको यहाँ पर विस्तार के नाम से कहा गया। यहीं पर विचारों का विकास होता है। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंग होता है। यह निबंध का एक तरह से कलेवर होता है, मुख्य भाग होता है। इसमें विचारों को सहजता और स्वाभाविकता एवं आत्मीयता के साथ व्यक्त करना ही निबंधकार का उद्देश्य होना चाहिए। यह जितना अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट होगा, पाठक निश्चय ही उतना अधिक प्रभावित होगा। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अपना मंतव्य व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। उपसंहार निबंध का अंतिम तत्व होता है, अंतिम अंग होता है उपसंहार, निष्कर्ष। इसके लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं। निबंध का समापन एक निश्चित क्रम में होता है। लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उपदेश, दूसरे के विचारों को उद्धृत करना या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। किसी का उदाहरण दे करके, किसी की काव्य पंक्तियां दे करके, किसी का कथन दे करके निबंध को प्रभावशाली ढंग से निष्कर्ष के रूप में देते हुए समाप्त किया जा सकता है। इस तरह से एक प्रभावशाली, एक आकर्षक निबंध की रचना की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हम निबंध क्या होता है इसकी चर्चा की। यहाँ पर एक बात, निबंध क्या हो सकता है, यह एक प्रश्न हो सकता है। निबंध के अंग क्या हो सकते हैं, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। निबंध की परिभाषा क्या हो सकती है, यह भी हो सकता है। प्रश्नों का निर्माण और उनका उत्तर बनाना भी अपने में एक कला है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं। सर्वप्रथम हमने वर्णनात्मक निबंध लिया। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत किसी घटना, वस्तु अथवा स्थान आदि का वर्णन होता है। कोई घटना घटी, किसी विशिष्ट स्थान को देखा या कोई विशेष कार्य हुआ, उसका ठीक वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध। भाषा सरल, व्यावहारिक एवं स्पष्ट होनी चाहिए और शैली रोचक। निबंध पढ़कर उस वस्तु, घटना या स्थान का पूरा चित्र आंखों में खिंच जाए। मतलब पूरी तरह से वह व्यक्ति जो पाठक है इस निबंध से परिचित हो जाए। उस घटना जिसका हम वर्णन करना चाह रहे हैं, जिस स्थान का हम वर्णन कर रहे हैं, पूरी तरह से परिचित हो जाए। यह निबंधकार का उद्देश्य होना चाहिए। वर्णनात्मक निबंधों में जैसे होली के पर्व का वर्णन, दीपावली, ईद या क्रिसमस, यात्रा वृत्तांत, कोई दृश्य विशेष, स्थानीय घटना, गणतंत्र दिवस की परेड, ताजमहल या ओलंपिक खेल आदि वर्णनात्मक विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। दूसरा, विचारात्मक निबंध। विचार या चिंतन प्रधान होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। वास्तव में निबंध विचारात्मक ही होते हैं, जिनमें चाहे घटना का वर्णन हो या विचारात्मक हो
किसी न किसी तरीके से अपने विचारों का ही वर्णन किया जाता है। तो विचार या चिंतन प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। जैसे भूदान यज्ञ, अहिंसा परमो धर्मः, अछूतोद्धार और विधवा विवाह जैसे सामाजिक निबंध। राष्ट्रीय निबंधों में राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व तथा राजनीतिक निबंध, ईश्वर, आत्मा जैसे दार्शनिक विषयों के अंतर्गत निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध का तीसरा स्वरूप भावात्मक निबंध। वास्तव में भावना प्रधान होते हैं। भावना हृदय की वस्तु होती है। वियोगी हरि का इस विषय में नाम लिया जा सकता है, जैसे बसंतोत्सव, चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात का पहला दिन, मेरे सपनों का भारत आदि विषय भावात्मक निबंध के लिए हो सकते हैं। इसमें कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। कल्पनात्मक निबंधों के उदाहरण हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, कल्पना है कि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, या मेरी अभिलाषा क्या है, यह भी एक कल्पना है। नदी की आत्मकथा, यह भी एक कल्पना है। तो वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, यह तीन भेद हुए। चौथा भेद साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद पर अपने विचारों का प्रतिपादन करना, अपना मंतव्य व्यक्त करना, अथवा तुलसीदास, आधुनिक कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदि विषयों पर अपने विचारों का प्रकटीकरण करना, उनकी समीक्षा करना, उनमें जो कमियां या अच्छाइयां हैं उनका उद्घाटन करना आदि विषय हो सकते हैं। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। तो यह निबंध के 4 प्रकार रहे। यहाँ पर भी एक प्रश्न बन सकता है कि निबंध के प्रकार बताइए तथा उनके बारे में अपना मंतव्य व्यक्त करिए। आइए अब हम लोग एक निबंध की रूपरेखा बनाते हुए एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमने बिल्कुल संप्रति के, बिल्कुल वर्तमान के विषय को लिया है, कोरोना वायरस पर। निबंध लिखने के पहले सर्वप्रथम हमें रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि हम किन किन बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपना मंतव्य बताएंगे। तो हमने सर्वप्रथम यही किया है, पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी है कि किन किन बिंदुओं पर अपना विवरण प्रस्तुत करना है। जैसे प्रस्तावना, फिर इसके बाद कोरोना वायरस क्या है उसका परिचय, जिसको कोरोना हो गया है उसकी बीमारी के लक्षण क्या होंगे, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करेंगे, सावधानियां क्या होंगी, क्या हैं इससे बचाव के उपाय, फिर मास्क का प्रयोग कौन और कैसे करें, ठीक तरीका क्या है मास्क पहनने का, कोरोना वायरस का खतरा कैसे कम करें, इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें कि और अधिक विस्तार न हो। इसके अंत में सबसे अंतिम विषय के रूप में उपसंहार, यानी सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना और फिर अंतिम बिंदु उपसंहार के रूप में लिया गया। यहाँ पर प्रस्तावना, कोरोना वायरस क्या है इसका यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावशाली वायरस है। दुनिया के विभिन्न देशों ने कोरोना वायरस के नए नए रूप देखे हैं, जिससे संपूर्ण विश्व में भय का एक वातावरण बन गया और निश्चय इससे विश्व को बड़ी हानि हुई। भाषा एकदम सपाट और सरल होनी चाहिए जो जन सामान्य की समझ में आ सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर कोरोना वायरस का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया, वह क्या है यह बताया गया और उसने विश्व को किस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया गया, इसमें संक्षिप्त में जानकारी दी गई। आइए अब हम दूसरे
बिंदु के अंतर्गत कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका संबंध एक ऐसे वायरस परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर के महीने में चीन के वुहान से शुरू हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हो सकते हैं। अभी तक दुनिया भर में लगभग 10 प्रकार के टीकों की वैक्सीन विकसित की जा चुकी है और भी अन्य देश प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें कोरोना वायरस क्या है, इसका और वह कहाँ से जन्मा, किस परिवार से संबंधित है, इसका यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी दी गई। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं कोरोना वायरस क्या है। इसके बाद जिसको कोरोना हो गया है, जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे लक्षण बता दिए गए। जैसे कोविड-19 भी इसका नाम था। कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी हो जाती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हो ही गया है। हो सकता है कि केवल जुकाम हुआ हो। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है और तमाम सारी मौतें हुई भी सारा विश्व देख ही रहा है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की समस्याएं रही हैं, बीमारियां रही हैं, है ना, ऐसे मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। वहाँ पर सावधानी करनी चाहिए। जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अतः लक्षणों की पहचान और डॉक्टर को दिखाना यह अत्यंत आवश्यक होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करेंगे, यहाँ पर जानकारी दी गई। जैसे कोई इलाज नहीं है, यद्यपि अब तो कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए इस बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अब टीका भी लगाया जा सकता है। जब तक आप ठीक न हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें, सबसे पहली बात। इसके बाद कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन वर्तमान में विकसित हो गई है ना, क्रमबद्ध तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, सलाह दी है, उनका हमें ठीक से पालन करना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साबुन से हाथ बार बार धुलना चाहिए और हाथ धुलने के लिए तमाम सारे आजकल आविष्कार हो चुके हैं, उनका भी हमें ठीक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तब नाक पर रूमाल या टिश्यू पेपर लगा करके ही खांसें या छींकें। जिन व्यक्तियों को कोल्ड या फ्लू के लक्षण हैं उनसे दूरी बना करके रखें। अंडे और मांस का सेवन करने से बचें। सात्विक भोजन करेंगे तो निश्चय ही शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बनी रहेगी और बढ़ेगी, है ना। और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क कौन और कैसे पहने। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगा करके रखना है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना ही होगा। और वर्तमान में तो सरकार ने इतना भी निर्देश जारी किया हुआ है कि हमें, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें मास्क पहन करके ही निकलना है। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने के तरीके क्या हैं यहाँ पर बताए गए हैं। मास्क को सामने से नहीं छूना है, जबकि उसको ऊपर से पकड़ करके उतारते हुए
हटा देना है। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ को धुलना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि नाक, मुंह और दाढ़ी का पूरा हिस्सा ढका रहे। इस प्रकार से पहनना चाहिए। इस तरह के उपाय, प्लास्टिक या फीता पकड़ करके, हमने कहा ऊपर से पकड़ करके उसको हटाना चाहिए, मास्क छूना नहीं चाहिए। हर रोज हमें नया मास्क ही प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोरोना वायरस का खतरा है तो कैसे कम करें, यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं। इन उपायों के करने से हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं, अतः उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाथों को बार बार और अच्छे से धुलना चाहिए। अपना मुंह छींकते खांसते समय ढक करके रखना चाहिए। हाथ साफ नहीं है तो आँख में या नाक में या कान में नहीं लगाना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कैसे रोकें, यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं। इनका प्रयोग करके हम बच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उपसंहार दिया गया है। निबंध की अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण यह स्थिति होती है उपसंहार। इसके अंतर्गत हम निबंध का पूरा सार देते हैं। निश्चय ही एक आदर्श निबंध किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस कक्षा में बच्चों की समझ में आ गया होगा और वह किसी भी विषय पर अत्यंत सरलता और सहजता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक आदर्श निबंध की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।